उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सोशल मीडिया नीति 2024 लेकर आई है, जिसके तहत अगर अब कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, जिसका कंटेंट आपत्तिजनक हो या जो पोस्ट राष्ट्र विरोधी हो, अगर ये साबित हो जाए तो 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होगा। साथ ही सरकार के कामकाज की, सरकार की नीतियों की अगर जो प्रचार प्रसार कर रहा है जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसको सरकार 8 लाख रुपए तक उसको मुहैया भी कराएगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं। सांसद जी, अब सोशल मीडिया नीति 2024 योगी सरकार लेकर आई है, क्या कहना चाहेंगे? एक तरीके से बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास था कि जिस तरीके से वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रेगुलेट करते माने उसको उस पर कब्जा किए हुए है, सोशल मीडिया बचा था कि इसी बहाने हम उसके ऊपर कंट्रोल अपना स्थापित करें। ये इतिहास गवाह है कि जब जब बड़ी ताकतें मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने का काम करती हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, जिनका सर्कुलेशन 8,000 10,000 भी नहीं होगा, और जो आजकल वही काम सोशल मीडिया से जुड़े हुए यूट्यूबर कर रहे हैं, जिनके 1 लाख तक के व्यूअर होंगे, 1 से 2 लाख तक व्यूअर होंगे, 10 लाख तक भी हैं, वो सरकार की सच्चाई का आईना दिखाती रही हैं समय समय पर। अब उसको रेगुलेट करने का काम ये सरकार करने जा रही है ताकि उन पर भी हम कंट्रोल स्थापित कर सकें। एक तरफ तो धमकी दे रहे हैं, पहले भी कानून था आईटी सेक्टर में कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत दृश्य प्रस्तुत करता है जो समाज हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन उसको आजीवन कारावास की धमकी दे करके बड़ा गलीमत ये हुआ कि ये नहीं कहे कि हम यूपीपीए लगा देंगे इसके ऊपर। उनको कहना चाहिए कि हम यूपीपीए लगा करके सोशल मीडिया वालों को बंद कर देंगे, और दूसरी तरफ उनको लालच भी देने का काम कर रहे हैं कि जैसे हम अन्य मीडिया संस्थानों को विज्ञापन देते हैं, आप भी हमारा गुण गाइए, हम आपको भी विज्ञापन देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यशैली से कोई भी मोड़ने वाला नहीं है, और हमारे लोकतंत्र में जब यह संविधान बना है, उसमें सबके अधिकार अलग अलग दिए गए हैं। उसमें विधायिका का एक अपना अधिकार है और पत्रकारिता का भी एक अपना स्थान है। जब विधायिका पत्रकारिता पर हावी होने का प्रयास करती है, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। पता नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। 3 बार उनके ये तुगलकी फरमान को मीडिया वालों ने न्यायपालिका ने वापस किया है। ये भी फरमान माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय वापस करेगा। तो लेकिन उनकी जो मंशा है वो उजागर होती है कि किस तरीके से सोशल मीडिया से भयभीत हैं लोग। तो इसका मतलब है कि आप लोग कोर्ट में जाएंगे क्या इस नीति के खिलाफ? देखिए, इस नीति के खिलाफ हमारा काम तो सदन के अंदर उनका विरोध करना है। हम इस प्रस्ताव को अगर ऐसा लाते हैं तो हम लोग अपने तरीके से अपने नेता के नेतृत्व में सदन के अंदर विरोध करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिनको ये बात पसंद नहीं है,
अगर आपको रेगुलेट करने का या आपके ऊपर जो अनावश्यक दबाव बनाने का कोई भी अनुचित कानून लाया जाएगा तो उसके विरुद्ध में वो न्यायालय में जाने में सक्षम है और वो करेंगे। चलिए, ये तो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सरकार नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। ये चलिए आपका आरोप हम 1 मिनट के लिए मान भी लें, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, इसमें क्या समस्या है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करके कह रहे हैं कि डराना नहीं चाहिए, है ना, सिस्टम का काम है कि किसी को डराया ना जाए, सबका हित का ख्याल रखा जाए। इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, इस पर आपत्तिजनक बहुत कोई बात है नहीं, लेकिन जब मंशा आपकी प्रकट हो जाए, जब मंशा आपकी प्रकट हो जाए तो आपत्ति उस पर है। इन्होंने कहा कि जब बटोगे तो कटोगे, और साथ ही साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी नाम लिया। तो क्या भारतवर्ष बांग्लादेश है? अभी 10 साल से लोग आकर के सत्ता में बैठे हुए हैं। क्या देश तब से यही लोग चला रहे थे? ये लोग केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और चाहते हैं कि देश में ध्रुवीकरण हो, और जिसके कारण इनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं है। न विकास है, न किसी प्रकार की गरीबों के लिए जो है इनके पास योजनाएं हैं, न ही इनके पास बेरोजगारों के लिए कोई योजना है, न ही किसी के जीवन स्तर कैसे उसके सुधरे इसके लिए कोई योजना है। तो सारा ध्यान भटकाने के लिए कि जब हम गरीबों की उन बातों को सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उठाते हैं और पीडीए प्लेटफॉर्म दिया, और उनका मांग जब उठा कि जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक लोगों को वास्तविक उनका जो अधिकार है वो नहीं मिल पाएगा, हमें जानकारी लेनी है, और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम सब एकजुट होकर के सदन के अंदर जातीय जनगणना कराने की मांग करेंगे। वो मांग अब जनता से भी उठने लगी है। तो जब जनता भी इनके मीटिंगों में जाकर के इस बात को उठा रही है, तो ये घबरा करके दूसरी ऐसी दिशा में ध्यान भटकाने का काम करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, अब बांग्लादेश हो जाएगा भारत। 8 रेलवे स्टेशन का नाम उत्तर प्रदेश में सरकार ने फिर बदल दिया है। उसमें फुर्सतगंज है, उसमें निहालगढ़ है, उसमें जायस है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसी भी स्टेशन या किसी भी संस्थान का यदि नाम परिवर्तित करते हैं, उसमें टैक्स के सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सरकार के पास कोई ठोस नहीं कारण है, कोई योजना नहीं है उनके पास कि यात्री सुविधा हम कैसे दें। उनके पास कोई योजना नहीं है कि लगातार हो रहे जो ट्रेन एक्सीडेंट है उसको हम कैसे रोकें, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे कि हम जो ट्रैक है उसकी मॉनिटरिंग हम कर सकें। न किसी कर्मचारी को समय समय पर ट्रेनिंग देने का इंतजाम है, न किसी कर्मचारियों को समय समय पर उनके जो मानव अधिकार हैं उसको प्राप्त करने का अधिकार है, न उनको जो है ठीक ढंग से उनके रहन सहन, खाने पीने, रहने आदि की व्यवस्था भी रेलवे नहीं कर पाती है। तो जिस परिस्थितियों में वो रहते हैं उसी के कारण है कि जो रेलवे में जो इस तरीके के एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि मानसिक स्थिति कर्मचारियों की बहुत अच्छी है नहीं। ये केवल सरकार इधर उधर की बात करके उनको बहकाने का काम करती है। अभी आप लोगों ने देखा कि इन्होंने एनपीएस की जगह यूपीएस योजना लिया है। ये यूपीएस एनपीएस है क्या? हम शीशे की गिलास में वही पानी पी रहे थे और स्टील का गिलास थमा दिया कि वही पानी पीजिए। कोई अंतर तो है नहीं। हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन योजना जो है चलाई जाए, पुरानी पेंशन, जिससे उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्योंकि जो कर्मचारी होता है किसी संस्था का, उसका
सदस्य होता है, तो 60 साल के बाद उसकी स्थिति कहाँ जाएगी, इसके लिए जो है संस्था को विचार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई, वो अपनी पार्टी की। उन्होंने पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को धन्यवाद दिया, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने मायावती जी पर किसी ने अनुचित कोई बात कह दी थी, उसका उन्होंने विरोध किया था। इसको लेकर पहले वो धन्यवाद देती हैं, लेकिन फिर उनको गेस्ट हाउस कांड याद आ जाता है। लोगों को लगा कि फिर से सपा बसपा लग रहा नज़दीक आ रही है, 2027 में कोई गठबंधन हो सकता है क्या। लेकिन बार बार मायावती जी गेस्ट हाउस कांड का उल्लेख करना नहीं भूलती। इस बार तो उन्होंने कांग्रेस को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सब इस बात से निश्चित रूप से सहमत हैं, आप भी सहमत होंगे कि उस वातावरण से निकल करके जहाँ पे दलित समाज के लोगों को समाज में ठीक तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं होता था, समाज में उनको न बोलने का अधिकार था, न एक साथ एक टाट पे बैठ के खाने का अधिकार था, न पढ़ने लिखने का अधिकार था, न पूजा पाठ करने का अधिकार था। उस वातावरण से निकल करके बहुजन समाज के हित में एक नेता के रूप में मायावती उभरी। तो उस नेता के विरुद्ध अगर कोई भी अमर्यादित टिप्पणी कोई करता है, चाहे किसी दल का, तो उस पर जो टिप्पणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, एक मानवता के नाते किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा कि हमारा गठबंधन होने जा रहा है, लेकिन अब उसको किस रूप में कौन लेता है ये अलग बात है। लेकिन इस रूप में जो मैंने अभी कहा है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करके और ये बातें कही कि उनके खिलाफ जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी है वो अमर्यादित है, वो ठीक नहीं। चलिए, तो वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि सोशल मीडिया नीति 2024 जो योगी सरकार लेकर आई है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सदन में इस मामले को उठाएगी और कोशिश करेगी कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। और वीरेंद्र सिंह जी ने यह भी कहा कि हो सकता है इस मुद्दे पर कई सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो सक्रिय रहते हैं, कोई ना कोई कोर्ट भी चला जाए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।